Welcome listeners. Today's topic is Unit 19 of course MPA 012 Administrative Theory. आज के इस एक्सप्लेनर में हम एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के एक बेहद इंटरेस्टिंग और रेवोल्यूशनरी टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। ये है पब्लिक चॉइस पर्सपेक्टिव। हम सबको लगता है ना कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बस समाज सेवा के लिए काम करते हैं, पर क्या हो अगर सच कुछ और ही हो। ये थ्योरी एक बिल्कुल नया नजरिया पेश करती है। तो चलिए जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम बात करेंगे द पब्लिक चॉइस पैराडाइम की, फिर पॉलिटिक्स एज एक्सचेंज मॉडल, उसके बाद एनालाइजिंग द ब्यूरोक्रेसी, टाइप्स ऑफ पब्लिक गुड्स और आखिर में रेगुलेशन एंड रेंट सीकिंग। बेसिकली हम ये समझेंगे कि इकोनॉमिक्स के रैशनैलिटी प्रिंसिपल्स हमारे पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स पर आखिर कैसे लागू होते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, द पब्लिक चॉइस पैराडाइम। देखिए, सदियों से ना एक रोमांटिसाइज्ड मिथ चला आ रहा है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और ब्यूरोक्रेट्स हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित के लिए ही काम करते हैं। पर सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है? यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आता है। ट्रेडिशनल व्यू यही मानता था कि पब्लिक एक्टर्स का मेन मोटिवेशन पब्लिक इंटरेस्ट है, लेकिन पब्लिक चॉइस थियरी इस चीज को बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से देखती है। इसके हिसाब से पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स भी रैशनल और सेल्फ इंटरेस्टेड एक्टर्स होते हैं, बिल्कुल किसी आम बिजनेस ओनर या कंज्यूमर की तरह। वो भी अपने खुद के फायदे और गोल्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। अब आते हैं मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म पर। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि समाज कोई एक सिंगल ऑर्गेनिक ग्रुप नहीं है। डिसीजन मेकिंग की सबसे बेसिक यूनिट एक इंडिविजुअल यानी एक आम इंसान होता है। ग्रुप्स या सोसाइटीज तो बस इंडिविजुअल्स का एक जोड़ है। तो अगर किसी सरकारी संस्था को समझना है ना, तो हमें उसके अंदर बैठे एक इंडिविजुअल के एक्शंस को देखना होगा। और इसी से जुड़ा है रैशनल चॉइस का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, रैशनैलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान स्वार्थी या बुरा है। इसका बस इतना मतलब है कि लोग अपने सामने मौजूद ऑप्शंस को रैंक करते हैं और अपनी कंस्ट्रेंट्स के अंदर सबसे बेस्ट आउटकम चुनते हैं। चाहे वोटर्स हों, पॉलिटिशियंस हों या ब्यूरोक्रेट्स, सब अपने अपने स्पेसिफिक गोल्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए लगातार रैशनल डिसीजंस लेते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द पॉलिटिक्स एज एक्सचेंज मॉडल। पब्लिक चॉइस थ्योरी सरकार को एक सुप्रीम रूलर की तरह नहीं देखती, बल्कि इसको एक्सचेंजेस के एक डायनामिक मार्केटप्लेस की तरह देखती है। इसे हम स्टेट का कॉन्ट्रैक्टेरियन पैराडाइम कहते हैं। सरकार कोई ऐसी चीज नहीं है जो ऊपर से थोपी गई हो। ये एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है जो लोगों के बीच सौदेबाजी और म्यूचुअल एक्सचेंज का नतीजा है। सब कुछ म्यूचुअल बार्गेनिंग पर टिका है। हम सबने मार्केट फेलियर के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे मोनोपोलीज का बनना या इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होना। पर पब्लिक चॉइस थ्योरिस्ट्स कहते हैं कि गवर्नमेंट फेलियर भी एक उतनी ही बड़ी सच्चाई है, जैसे इनएफिशिएंसी, ओवर स्पेंडिंग या अपने खुद के वेस्टेड इंटरेस्ट पूरे करना। यानी अगर मार्केट फेल होता है तो वहां बस सरकार के आ जाने से सोशल वेलफेयर बढ़ ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ एंटनी डाउन्स का एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, वोटर्स रैशनल इग्नोरेंस। अक्सर वोटर्स पॉलिटिक्स को लेकर अनजान रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके अकेले के वोट से कौन सा बड़ा बदलाव आ जाएगा। जब कोई अपनी जेब से पैसे देकर कार खरीदता है तो वो पूरी रिसर्च करता है, क्योंकि उसका सीधा असर उसी पर पड़ता है। पर वोटिंग में वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं होता, इसलिए अनजान बने रहना भी एक तरह की रैशनल चॉइस बन जाती है। अब देखते हैं सेक्शन 3, एनालाइजिंग द ब्यूरोक्रेसी। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर मार्केट्स फेल हो सकते हैं तो एक रैशनली सेल्फ इंटरेस्टेड सरकारी अधिकारी कैसे बिहेव करेगा, खास तौर पर तब जब सरकारी सर्विसेज का कोई मार्केट प्राइस ही नहीं होता। इसका जवाब मिलता है विलियम निस्कैनन की थ्योरी ऑफ बुरोज में। निस्कैनन एक बाइलैटरल मोनोपोली का मॉडल पेश करते हैं। इसमें होता ये है कि एक सिंगल ब्यूरो अपनी सर्विसेज एक्सक्लूसिवली सरकार को बेचता है, पर किसी पर यूनिट प्राइस के बदले नहीं, बल्कि एक पूरे बजट के बदले। तो आखिर ब्यूरोक्रेट्स अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कैसे करते हैं? इसके कुछ मेन तरीके हैं: एक्सपेक्टेड रेम्यूनरेशन, पैट्रनेज, डिस्क्रेशनरी पावर और ईज ऑफ मैनेजमेंट। इसे ऐसे समझिए जैसे एक प्राइवेट कंपनी का सीईओ कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ाकर अपना फायदा करता है, ठीक वैसे ही एक ब्यूरोक्रेट अपने डिपार्टमेंट का बजट और पावर बढ़ाकर अपने करियर को आगे बढ़ाता है। ये सुनने में एब्स्ट्रैक्ट लगता है, पर असल में बहुत प्रैक्टिकल है। चलिए आते हैं सेक्शन 4 पर, टाइप्स ऑफ पब्लिक गुड्स। ये ब्यूरोक्रेसीज जो आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं, उन्हें हम कंजम्पशन और एक्सक्लूजन के आधार पर कैसे बांटते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं नॉन राइवल कंजम्पशन।
इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई एक इंसान किसी चीज का इस्तेमाल कर रहा है तो दूसरों के लिए उसकी क्वांटिटी कम नहीं होती। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नेशनल डिफेंस। अगर देश की सीमा सुरक्षित है तो एक टैक्स पेयर के लिए जो सुरक्षा है वही दूसरों के लिए भी बराबर है, किसी का शेयर कम नहीं होता। दूसरा फीचर है नॉन एक्सक्लूजन, यानी किसी को भी उस चीज का फायदा उठाने से रोकना लगभग नामुमकिन या बहुत महंगा है। जैसे अगर मेरे पास एक प्राइवेट गुड है, मान लीजिए एक एप्पल, तो मैं किसी और को उसे खाने से रोक सकता हूँ, पर नॉन एक्सक्लूजन वाली चीजों में आप आसानी से किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। जब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को जोड़ते हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग कैटेगरीज बनती हैं। अगर कोई चीज नॉन राइवल भी है और नॉन एक्सक्लूडेबल भी, तो वो प्योर पब्लिक गुड है, जैसे एक लाइट हाउस। लेकिन अगर कोई चीज नॉन राइवल है पर उसे एक्सक्लूड किया जा सकता है, तो वो क्लब गुड है, जैसे केबल टीवी। और अगर एक्सक्लूड करना मुश्किल है पर कंजम्पशन राइवल है, तो वो इम्प्योर पब्लिक गुड है, जैसे एक कंजेस्टेड सड़क जहां ट्रैफिक जाम लग जाता है। इन्हीं पब्लिक गुड से जुड़ा एक प्रॉब्लम है, मैनक्यूर ओल्सन का फ्री राइडर प्रॉब्लम। ओल्सन ने समझाया कि जब ग्रुप बहुत बड़ा होता है ना, तो कलेक्टिव एक्शन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग सोचते हैं कि जब दूसरे लोग मेहनत कर ही रहे हैं और खर्चा उठा ही रहे हैं, तो मैं बिना कुछ किए फायदा क्यों ना उठा लूं? बस यही फ्री राइडिंग है। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, रेगुलेशन एंड रेंट सीकिंग। यहाँ हम सरकारी इंटरवेंशन, मोनोपोलीज और इकोनॉमिक रेगुलेशन की एक छुपी हुई दुनिया पर नजर डालेंगे। एक बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव सवाल है यहाँ। आखिर मोनोपोलीज खुद क्यों चाहती हैं कि उन्हें रेगुलेट किया जाए? जनरली तो कंपनीज को आज़ादी चाहिए होती है ना, तो फिर इन बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट वॉचडॉग्स के बीच आखिर चल क्या रहा है? इस सवाल का जवाब छिपा है जॉर्ज स्टिगलर की 1971 की थियरी रेगुलेटरी कैप्चर में। होता यह है कि जब रेगुलेट की जाने वाली कंपनीज खुद रेगुलेटर्स को इन्फ्लुएंस करने लगती हैं, तो उसे रेगुलेटरी कैप्चर कहते हैं। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स ब्यूरोक्रेट्स के इंसेंटिव्स का फायदा उठाकर ऐसे रूल्स बनवा लेते हैं जिससे उन्हें सब्सिडीज मिले या उन्हें कंपटीशन से प्रोटेक्शन मिल जाए। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है रेंट सीकिंग और DUPs, यानी डायरेक्टली अनप्रोडक्टिव प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटीज, जैसे टैरिफ्स के लिए लॉबिंग करना या फिर स्मगलिंग। इन सब में बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च होते हैं ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके, लेकिन पूरे समाज के लिए इनसे एग्जैक्टली जीरो आउटपुट या वैल्यू पैदा होती है। इन सब का असर क्या हुआ? 1980 के दशक से इस पब्लिक चॉइस थ्योरी का दुनिया भर की पॉलिसीज पर भारी इम्पैक्ट पड़ा है। मार्गरेट थैचर जैसे लीडर्स के दौर में इस थ्योरी ने ऐसी पॉलिसीज को शेप किया जिन्होंने गवर्नमेंट को डाउनसाइज करने, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को लागू करने पर जोर दिया। तो ये सारा एनालिसिस हमें एक आखिरी थॉट के साथ छोड़ जाता है। अगर सारे पॉलिटिकल डिसीजंस सच में सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट से चलने वाले इकोनॉमिक एक्सचेंजेस हैं, तो फिर सच्चे मायने में पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित की परवाह आखिर कर कौन रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें गवर्नमेंट के काम करने के पूरे तरीके को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर देता है। Thank you for watching. Next unit will be discussed in next video. If you like to attend the quiz, see the description quizzes. Please do like, subscribe and share.